तो हाँ जी, मुझे आपने 2 कुंडलियाँ भेजी हैं लड़के-लड़की की कुंडली मिलाने के लिए। तो ये जो कुंडली मैंने अभी बना रखी है आपकी कुंडली, आपका नाम है तान्वी और आपकी जो डिटेल है उसके हिसाब से कुंडली आपकी ये बनी है कन्या लगन की, जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपका जो मेन सवाल है वो है कुंडली मिलान को लेके कि दोनों लड़की-लड़की कुंडली कैसी है, विवाह करना चाहिए या नहीं और विवाह होने के बाद कैसा होगा? क्योंकि आपका पहली दिक्कतें आ रही हैं, मैरिज लाइफ से पहले ही आपकी दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई-झगड़े आपके होते हैं। खासकर आपने लड़के के बारे में जानना है। पहले देखो जी आपकी कुंडली को मैं विस्तार में समझाऊँ कि आपकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं और सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा घर, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, 10वाँ, 11वाँ और ये 12वाँ घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। ये आपके मतलब आपका अगर शरीर देखना है, हेल्थ आपकी देखनी है, आपका मान लो स्वभाव देखना है कि आपकी मतलब वाणी कैसी होगी, पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। अब आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो आपका सवाल है आपके काम काज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज आपका देखना है, 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि। माल किसका बना, ये बुध। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में नंबर 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। क्योंकि मैं देखो जी हमने विवाह के बारे में जानना, आपका कुंडली मतलब क्या दिखा रही है कि आपको विवाह का सुख कैसा होगा, पति आपका कैसा होगा, आपकी कुंडली क्या दिखा रही है। अब आपका क्योंकि सवाल है विवाह को लेके, तो 12 घरों में 7वां घर आपके विवाह का है, आपके पति का है कि पति भाई कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनेगी या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालक देख लो। तो 7वां घर है पति का। अब 7वें घर में क्या लिख रखा है, 12 नंबर। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है ये गुरु। तो आपके पति के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में पति घर में एक ग्रह आके बैठा है केतु। केतु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। इसके अलावा एक ग्रह और देखना पड़ेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र विवाह का कारक होता है। तो हमें आपके विवाह के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रहों को देख के ही पता चलेगा कि विवाह का सुख कैसा है। लेकिन उससे पहले आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा मुझे अच्छा लगा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है और राहु केतु ये मुझे आपके खराब लगे हैं। आपकी कुंडली में देखो जी एक दोष बना है, जो कि सबसे बड़ा दोष है। वो क्या है, काल सर्प दोष। वो कैसे बना है, पहले ये बनता कैसे है वो समझो। जब भी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, इसे कहते हैं काल सर्प दोष बन चुका है। वो आपकी कुंडली में बना है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। तो सभी ग्रह देखो इस साइड में है, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। तो राहु बैठा है पहले घर में, केतु 7वें घर में और 8वां घर खाली, 9वां घर खाली, 10वां, 11वां, 12वां ये ग्रह है खाली। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब ये जो काल सर्प दोष बना है, इसका आपको नुकसान क्या होगा, सवाल ये है। तो नुकसान क्या होगा, जिन घरों में ये बैठे हैं उन घरों की हानि होगी। जैसे केतु कहाँ बैठा है, 7वें घर में पति घर में। तो केतु आपके पति के घर की हानि करेगा। राहु बैठा है पहले घर में, ये पहले घर की हानि करेगा। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपकी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट है काल सर्प दोष, और इसका जो नुकसान होगा जिन घरों में ये बैठे हैं।
केतु पति घर में बैठा, केतु की वजह से आपको पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु बैठा पहले घर में, पहले घर को खराब करेगा। अब ये जो काल सर्प दोष है, ये आपको मैं थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है वो दिखा भी देता हूँ। क्योंकि देखो जी, काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं। आपका देखो जी, राहु है पहले घर में, केतु सातवें घर में, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे देखो, आपकी कुंडली में बना है ये काल सर्प दोष बना है, अनंत काल सर्प, क्योंकि आपका है राहु पहले घर में। देखो राहु लगन में, मतलब पहले घर में, केतु है सप्तम स्थान में। तो इससे क्या होगा, ये लिख रखा है, इस योग से परमाणु जातक के शरीर सुख में बाधा होती है, जीवन संघर्ष में, मान प्रतिष्ठा में परेशानी। और यहाँ पे लिख रहा है दाम्पत्य में भी रति सुख की न्यूनता, क्योंकि आप लड़की हैं तो आपके यहाँ पे पति आ जाएगा। दाम्पत्य में पति सुख की न्यूनता होती है इस योग से, सिर प्रभावित होता है, चिंता, दिमागी, ये चीजें लिख रखी हैं। देखो आगे भी, अब एक बुक की मैं और मदद ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, ये आपका ये बना है लगन से सप्तम स्थान में अनंतकाल। इससे क्या होगा, ऐसे जातकों को व्यक्ति निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष, इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है। तो आपको देखो जी समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला था पति देखना है, सातवां घर देखेंगे, और आपको मैंने बोला सातवें घर का माल गुरु भी देखना पड़ेगा, सातवें घर में केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब भाई लगा है, काल सर्प दुष्ट बनने की वजह से केतु खराब हो चुका है। ये राहु केतु आपके खराब हैं। क्यों खराब है, काल सर्प दुष्ट बन चुका है। तो केतु जो खराब फल देगा, सातवां घर पति का घर है, तो केतु सातवें घर में पति घर में बैठे तो पति घर को खराब कर रहा है केतु। क्या खराब करेगा, एक तो आपके विवाह में देरी करेगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से आपके लड़ाई झगड़े होंगे इस केतु की वजह से, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या पति बीमार होगा, कोई ना कोई दिक्कतें पति संबंधी केतु आपको पैदा करेगा। अब उपाय भी आपको मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन मैंने बोला है 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। अब देखो जी, हमने केतु देखा जो कि सातवें घर में बैठा है। अब सातवां घर जो पति का घर है, कि मैंने आपको बोला घर का मालक भी देखना है, तो सातवें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। अब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। गुरु तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, गुरु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर किसका है, जहाँ ये गुरु बैठा है। चौथा घर देखो जी, आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे, मकान कैसा होगा आपके पास, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी कुछ चौथे घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने ये भी बता रखा है घर का मालिक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालिक इसका जो बना है वो भी गुरु है। मतलब इस गुरु के 2 घर है, तो गुरु जहाँ चौथे घर में बैठा है वो उसी का घर है। तो गुरु देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है चौथे घर में, वो उसी के घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, जो मैंने घर बनाया है, अब मेरे घर में मैं बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। चौथे घर में अपने घर में अपने घर का अच्छा करेगा, मतलब गुरु चौथा घर माता का है, तो आपको माता का सुख अच्छा देगा। आपका जो नाम तानवी है, तानवी आपको मैं बोलूंगा कि आपकी माता का सुख अच्छा है, आपको मकान का सुख अच्छा मिलेगा इसकी वजह से, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख इस गुरु की वजह से मिलेंगे। और गुरु क्योंकि मैंने बोला था सातवां घर पति घर का मालक है, तो गुरु आपको पति का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पति का भी सुख अच्छा मिलेगा। और ये चौथा घर है सुख, पति सुख, आपको पति सुख देने वाला होगा, पति से सुख मिलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। अब देखो जी, हमने केतु को देखा, वो ये दिखा रहा है कि भाई पति को लेके दिक्कतें आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई किसकी मैं मानूं, उसकी मानूं या इसकी मानूं। ये दोनों अपनी चलाएंगे। केतु आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, गुरु की वजह से पति का सुख अच्छा है। अब 3 ग्रह देखने हैं, आपका शुक्र भी देखना पड़ेगा जो कि छठे घर में बैठा है। शुक्र छठा घर है रोग शत्रु, शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ित है, तो वो भी थोड़ा सा हल्का सा वो भी दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा, शुक्र भी दिखा रहा है। तो 3 ग्रह हमने देख लिए हैं। अब तीनों में आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, सबसे बड़ा कारण केतु है। कितना, 100 में से 90% कारण, अब अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं या आगे आएंगी, केतु की वजह से आएंगी। 10% कारण शुक्र भी है, लेकिन बड़ा 90% कारण है केतु। अब सवाल यह है कि केतु को सही कैसे किया जाए। बाकी उससे पहले आपके मैं एक बार पहले, क्योंकि आपका क्योंकि मेन कुछ आपने मुझे विवाह के ही बारे में पूछा और आपने कुछ नहीं पूछा। अब क्योंकि मैंने बोला था जब काल से दुष्ट बनता है, राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। अब राहु क्या करेगा, वो पहले घर में बैठा है, और ऐसे जैसे कि सातवां घर तो पति का हो गया, अभी आपका पति कैसा है, पांचवा घर बच्चों का है, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहनों का। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसी होंगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक,
पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो पहले घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। और बुध आपका 5वें घर में बैठा, वो अच्छा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन पहले घर में जो राहु है, अब सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, राहु आपको बुरे फल भी देगा। बुरा क्यों है? क्योंकि काल सर्प जब बनता है राहु बुरा हो जाता है। लेकिन राहु आपको फिर भी अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरा है, ये अच्छे फल भी देगा। हाँ, मैं केतु मानता हूँ वो तो बड़े लेवल पे आपका खराब है, लेकिन राहु आपको रले मिले फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ राहु पहले घर में बैठा वहां पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि राहु की स्वय राशि है। ये राहु का अपना ग्रह है। लेकिन फिर भी ये जो आपको रले मिले फल देगा वो क्या है? राहु है क्रूर। ये आपको क्रोधी भी बनाएगा, आपको भी क्रोधी बनाएगा ये राहु। आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। आपने जैसे बोला था पति को गुस्सा आता है आपके को, ये आपको भी गुस्से वाला बनाएगा। और ये आपको सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपकी हेल्थ खराब होना। लेकिन आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मतलब अच्छे बल भी देगा। नौवें घर के ऊपर उच्च राशि भाग्य के लिए वैसे अच्छा है। लेकिन राहु का जो सबसे बुरा फल आपको जो मिलेगा वो क्या है? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है पति घर के ऊपर। ये भी आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपकी मतलब जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण एक तो केतु है थोड़ा सा, शुक्र भी मैंने बोला, लेकिन एक राहु भी कारण है। ये दो ग्रह दिक्कतें पैदा करेंगे। अब सवाल है कि भाई किया क्या जाए, क्या करना है? अब देखो जी, जिससे आपका विवाह होगा, अब जब हम कुंडली मिलान करते हैं, मान लो लड़के लड़की कुंडली मिलाई जाती है, क्या देखा जाता है? मेन 3 पॉइंट देखे जाते हैं। 3 पॉइंट कौन से होते हैं? पहला पॉइंट ये होता है कि गुण कितने आ रहे हैं। तो आपके 36 में जो दोनों के जो गुण आ रहे हैं, 36 में से कितने गुण आ रहे हैं? आपके दोनों के 17 गुण आ रहे हैं। और कितने गुण होने चाहिए? कम से कम 18 गुण होने चाहिए। तो आपके दोनों के गुण आ रहे हैं 17। 1 पॉइंट कम है। और वैसे भी आपकी कुंडली में मैंने देखा है नाड़ी दोष बना हुआ है। नाड़ी दोष अगर होता है तो मनमुटाव होता रहता है। तो पहला पॉइंट है कि आपका गुण देखा जाएगा, दोनों में कितने गुण आ रहे हैं, तो गुण आपके हैं कम। दूसरा पॉइंट होता है कि दोनों में मंगल दोष है या नहीं। अब आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं बना, लेकिन लड़के की कुंडली में 8वें घर में मंगल बैठा, उसकी कुंडली में बना है मंगल दोष। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट है कि एक कुंडली में मंगल दोष, एक में मंगल दोष नहीं है। ये भी नेगेटिव पॉइंट होगा। और तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वो 7वां घर होता है। ये सबसे मेन होता है। मैंने क्या बोला था? 3 चीजें हैं। गुण कितने हैं, मंगल दोष है या नहीं, और तीसरा है 7वां घर देखना। क्योंकि 7वां घर विवाह का होता है। 7वां घर जैसे आपका लड़की तो आपका पति होगा, और जो लड़की लड़का है उसका ये पत्नी का घर होगा। और 7वें घर का माल गुरु भी चलो आपका अच्छा है, लेकिन 7वें घर में जो केतु बैठा है ये आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और ऐसा नहीं कि आप मान लो इस लड़के को छोड़ देती, मान लो आपके मन में आ रहा हो कि चलो इससे मैं नहीं करती, किसी दूसरे लड़के से कर लेती हूँ, आप जिससे मर्जी कर लो, दिक्कतें आपको ये केतु पैदा करेगा। कब तक करेगा? जब तक आप इसके पार ही नहीं करती। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस लड़के से विवाह करो चाहे ना करो, कर लो ना करो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है? आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें ग्रह पैदा कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? केतु कर रहा है। इसको सही करो, ये सही होगा, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक राहु भी कर रहा है। अब केतु के जो उपाय है वो लिख लो जो आपने करने हैं। तो पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ना है आपने, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है केतु का दान। क्या दान होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका दान एक कुत्तों को रोटी डालना भी होता है, वो अपने करना है काम। अचानक कुत्तों को रोटी डाला करो। चौथा उपाय है गणेश जी की पूजा उपासना करो केतु के लिए। गणेश जी का कोई ना कोई रोजाना पाठ पूजा मंत्र याद किया करो, जो कि है ओम गण गणपते नमः। तो ये 4 उपाय करने से केतु का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो आपका काल सर्प दोष बना है वो खत्म होगा। अब राहु के लिए क्या करना है? राहु का भी पहला उपाय है, आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। दूसरा है राहु का दान किया करो। तो ये दोनों उपाय आपने करने हैं। राहु कवच तो रात को या शाम को पढ़ लो, दान आपने करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा। कुछ और भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका 7वें घर का मालिक गुरु है तो अच्छा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, उसकी तो देखो, अगर गुरु भी आपका खराब होता फिर तो आपका तलाक भी हो जाता। मतलब केतु भी वैसे कोशिश करेगा आपकी तलाक कराने की, लड़ाई झगड़े होंगे, बार बार लड़के मायके जाना, गुरु हैंडल करेगा। तो गुरु हमने और इसको इसकी जो 8 डिग्री इसको पावर देनी है, ताकि इसका अच्छा फल आपको और मिले। और इसकी 27 डिग्री को जीरो करना है, शांत तो करना है। तो केतु 27 को जीरो कैसे करेंगे? दान करने से। और गुरु की पावर बढ़ानी कैसे है? तो आप सुबह के टाइम एक तो गुरु का मंत्र याद किया करो।
जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम। और पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, ये चीज नोट, पीला दान कभी मत करना। बाकी आपको मैंने बोला था थोड़ा सा शुक्र भी कारण है, तो आप शुक्र का भी एक दो उपाय कर सकती हैं। लेकिन शुक्र का चाहे आप करो चाहे ना करो वो इतनी बड़ी बात नहीं, केतु की जरूरी, क्योंकि दिक्कत ज्यादा केतु की वजह से आ रही है। फिर भी शुक्र का मैं उपाय लिख देता हूँ, वो अगर आपको लगेगी कि आप कर सकती हैं तो आप कर लेना। वो है सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ ये पढ़ लेना। तो गुरु का मंत्र आपने करना है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चाहे माला से कर लेना, जहाँ वैसे आप 10 मिनट बैठ के सुबह के टाइम ये मंत्र किया करो। और शुक्र कवच का ये पाठ है ये पढ़ लिया करो, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुना करो। अब आपने जो मुझे लड़के की डिटेल भेजी है उसको भी मैं देखता हूँ कि उसकी कुंडली कैसी है। क्योंकि देखो जी आपकी कुंडली तो मैंने देख ली है। तो ये है लड़की की डिटेल आपने जो भेजी थी। क्योंकि मैंने बोला मेन कुंडली में सातवां घर देखना पड़ता है। अब इसकी भी कुंडली में ये सातवां घर देखना पड़ेगा कि सातवां घर, क्योंकि इसकी पत्नी का सातवें घर में क्या लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक कौन बनना चंद्रमा। तो इसकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और चंद्रमा कहाँ बैठा है इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसके साथ में घर का मालक चंद्रमा तो इसी घर में बैठा है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, समझदार होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी। और चंद्रमा इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि, इसका मालक होगी उच्च का बैठा है, मतलब 5वां घर प्रेम का है। चंद्रमा ये दिखा रहा है इस लड़के का प्रेम विवाह होगा पक्का, बड़े लेवल पे कन्फर्म है। ये प्रेम विवाह करेगा करेगा। इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा। तो चंद्रमा देखो जी इसकी पत्नी के लिए अच्छा है। और साथ में अगर कोई दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो भी उच्च राशि है, गुरु भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और बाकी हाँ, इसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है वो कौन आ रही है क्यों आ रही है, ये मंगल मैंने बोला था 8वें घर में जो बैठ के मंगल दोष लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से क्या होगा, इस लड़के का एक तो विवाह में देरी होगी, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। वैसे चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु ठीक, मतलब इसकी कुंडली में वैसे मुझे तलाक का कोई योग नहीं दिख रहा। लेकिन आपकी कुंडली में तो दिख रहा है। मतलब आपकी कुंडली में केतु की वजह से बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, इसकी मतलब दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत ही आएंगी मंगल की वजह से, ज्यादा नहीं। क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु दृष्टि दे रहा है, थोड़ा बहुत कोई तलाक का योग नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण ज्यादा है। अब इसकी कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है ये मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से मैंने बोला 2 दिक्कतें होती हैं, विवाह में देरी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो ये लड़के को क्या चाहिए, ये लड़के को चाहिए कि मंगल के उपाय करे। क्या उपाय है, मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ किया करे, और सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करे। और मंगलवार को मंगल का दान किया करे। ये 4 उपाय आप इस लड़के को बता दो। और इसकी अभी जो इसका जो स्वभाव में दिक्कतें आ रही हैं, कि क्यों दिक्कत है, उसका कारण है ये राहु ग्रह। क्यों, देखो यहाँ आपको मैं बताता हूँ। बड़ी दशा है शुक्र की, छोटी दशा इसकी चली है राहु की। 8 महीना 24 है, अभी 1-2 महीना हुआ है, और ये 27 में खत्म होगी। ये जो राहु इसका बैठा है 10वें घर में, ये इसको दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे दिक्कत इसके काम काज में आएगी राहु की वजह से, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी काम काज में। और भी दिक्कतें आएंगी। और इसकी एक अष्टम डिया भी चली हुई है, ये अष्टम डिया वैसे भी खत्म हो जाएगी, मार्च 2025 में अष्टम डिया खत्म हो जाएगी। वैसे इसकी कुंडली अच्छी, शनि अच्छा है, बुध शुक्र अच्छे हैं, गुरु शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। बस इसका ये जो मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा अ, विवाह में देरी, मनमुटाव होना। तो ये हनुमान जी का पाठ करे, मंगल कवच मंगल स्रोत पढ़े, मंगलवार का व्रत रखे, कथा करे, ये चीजें करेगा, ये दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो आपको देखो ये समझ आ रहा होगा। मैं आप अगर आपका सवाल है कि भाई विवाह मैं इस लड़के से करूं या ना करूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि करो चाहे ना करो, मेन आप अपनी कुंडली को सही करो। क्योंकि खाली ऐसे नहीं कि इससे विवाह होगा या नहीं, या दूसरे से भी कर लो, क्योंकि इसकी दिक्कतें आपको देगा केतु आगे चल के। अभी भी जो दिक्कतें आपकी आ रही हैं, ये क्योंकि दोष जो बना हुआ है काल से दोष, ये इन घरों की हानि कर रहा है। और खासकर जब भी कभी केतु की आपकी दशा चलेगी दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी आपके ऊपर देखो जी शनि की बड़ी महादशा है, ये अच्छा है। इसके बाद आपकी अभी अभी खत्म हो जाएगी शनि की दशा 25 में। इसके बाद आपकी बुध की बड़ी महादशा चलेगी, वो अच्छा है आपका, काम काज के लिए अच्छा है। मंगल यहाँ पे उच्च का, संतान के लिए अच्छा है। सूर्य आपको, सूर्य ये थोड़ा सा संतान, आपका गर्भपात होना, संतान का देरी से होना, ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। सूर्य के लिए क्या करो, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल दिया करो, हर संडे को सूर्य का दान किया करो, खासकर जब आप संतान लेंगे। अभी तो चाहिए रहने दो, संतान लेने से पहले सूर्य का उपाय जरूर करना, ताकि कोई संतान को लेकर दिक्कत आपको ना आए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, आपने कुछ पूछना है, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल कर लेना।